तो यूनिट 3 में जो टॉपिक हमारा चल रहा था इंटरनेशनल पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, इसमें जो सेकंड टॉपिक आता है वो है सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो इसमें जो सबसे पहले हमें पढ़ना है वो है आर्टिकल 38 ऑफ द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। ये आर्टिकल डायरेक्ट पूछा जाता है और इस आर्टिकल के अंदर 4 सोर्सेज बताए गए हैं इंटरनेशनल लॉ के लिए। अगर कोई भी डिस्प्यूट आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास तो वो इन 4 जो ये सोर्सेज दे रखे हैं इनको उस डिस्प्यूट पर एप्लीकेबल करेंगे और वो केस इन्हीं के बेसिस पे डिसाइड होता है। तो सबसे पहला सोर्स है वह इंटरनेशनल कन्वेंशन और ट्रीटीज़। सेकंड जो सोर्स है वह इंटरनेशनल कस्टम। थर्ड है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय द सिविलाइज्ड नेशन। और लास्ट है सब्जेक्ट टू आर्टिकल 59 जुडिशियल डिसीजंस एंड जुरिस्टिक वर्क। ये इसी लाइन वाइज याद करने, इसी क्रोनोलॉजी में याद करने, क्योंकि इसी तरीके से पूछा जाता है कि फर्स्ट सोर्स क्या है इंटरनेशनल लॉ के लिए, सेकंड सोर्स क्या है, इसी तरीके से पूछे जाते हैं और ये आर्टिकल भी याद रखना है। इसके बाद इसमें एक आर्टिकल सेकंड क्लोज भी दिया हुआ है, आर्टिकल 38 क्लोज 2। इसके अंदर ये है कि अगर कोर्ट चाहे तो वो इन चारों सोर्सेज को फॉलो ना करके पार्टीज़ के जो अकॉर्डिंग टू द पार्टीज़ विल वो केस को डिसाइड कर सकते हैं। तो इसमें जो टर्म है वो है एक्स एक्विटो एर बोनो। इसका मतलब है कि अगर पार्टीज़ एग्री करती है कि हम नहीं चाहते कि वो जो 4 ऊपर सोर्सेज दे रखे हैं इंटरनेशनल लॉ के, कन्वेंशन, कस्टम्स, तो वो चाहे तो अकॉर्डिंग टू दी डिस्प्यूट के अकॉर्डिंग जैसे भी इक्विटी और गुड कंसाइंस को फॉलो करके, नेचुरल जस्टिस को फॉलो करके उस केस को डिसाइड किया जा सकता है। तो इसमें यही याद रखना है, आर्टिकल 13 बिल्कुल एग्जैक्टली एक एक वर्ड इसका इंपॉर्टेंट है और आर्टिकल 38 क्लोज 2 में ये जो टर्म दी गई है इसको भी याद रखना है। इसके बाद इसमें इन सब का एक्सप्लेनेशन देखते हैं, जिसमें जैसे हमने फर्स्ट सोर्स पढ़ा था इंटरनेशनल कन्वेंशन और ट्रीटीज़। 38 आर्टिकल 38 क्लोज 1 क्लोज ए। कोई भी डिस्प्यूट अगर आती है इंटरनेशनल कोर्ट के पास तो सबसे पहले कन्वेंशन और ट्रीटीज़ को एप्लीकेबल करेंगे उस डिस्प्यूट पर और देखें उसके अकॉर्डिंग केस को डिसाइड करते हैं। तो इसमें जो एक टर्म आती है वो है पैक्टा सर्ट सर्वेंडा। इसका मतलब होता है जो भी पार्टीज़ हैं, जो भी नेशंस होते हैं, उन्होंने अगर कोई भी कन्वेंशन या ट्रीटीज़ में अपना एग्रीमेंट दिया है, वो उसका ट्रीटीज़ के अंदर कवर होती है, तो वो उन्हें गुड फेथ में परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब यही होता है, ट्रीटी मस्ट बी परफॉर्म्ड इन गुड फेथ एंड एग्रीमेंट मस्ट बी केप्ट। और ये जो है ये बेसिस बनता है, बाइंडिंग फोर्स होता है ये किसी भी कन्वेंशन और ट्रीटीज़ का। बट इसके 2 एक्सेप्शंस भी आते हैं। उसमें पहला एक्सेप्शन है कि अगर कोई भी स्टेट बनता है किसी रिवोल्ट के थ्रू, कोई किसी कंट्री पर दूसरी कंट्री ने कब्ज़ा कर रखा था और वो कंट्री उसके जो रूल्स थी वो फ्री हो जाती है, तो जो न्यू कंट्री बन रही है उसे पुरानी कंट्रीज़, जो पुरानी कंट्री थी जो उन पर रूल कर रही थी, वो जितने भी ट्रीटीज़ एग्रीमेंट में एंटर हुए थे वो फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती। तो जो न्यू कंट्री थी वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकती है उसे कौन से एग्रीमेंट वो फॉलो करना चाहती है और कौन से नहीं। और जो इसमें सेकेंड एक्सेप्शन आता है वो है रेबिकस सिक स्टेंटिबुस। इसका मतलब होता है कि अगर कोई भी ट्रीटी को टर्मिनेट हो जाएगी अगर उसके जो मटेरियल सर्कमस्टांसेस हैं उस ट्रीटी के, अगर वो ही तुमने अमेंडमेंट के थ्रू चेंज कर दिए। तो कोई भी किसी भी ट्रीटी में कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, कुछ उसमें ऐसे आर्टिकल्स होंगे जो उस पूरी ट्रीटी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो मटेरियल होते हैं, अगर वही तुमने चेंज कर दिया अमेंडमेंट के थ्रू तो उस ट्रीटी का वैल्यू ही ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके की ट्रीटी को भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है अगर अमेंडमेंट करके ऐसे चेंजेस ला दिए जाते हैं। तो ये टर्म्स भी याद रखनी है, एक्सेप्शंस भी, और ये भी। फिर इसमें एक कन्वेंशन हुई थी इसी के लिए, जिसमें कोडिफाइड कर दिया गया था ट्रीटीज़ के लॉ को। जो कन्वेंशन का नाम याद रखना है, वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज़, ये 1969 की ईयर भी याद रखना है। और इसमें एक आर्टिकल पूछा जाता है, आर्टिकल 53, इसको भी एज इट इज़ याद रखना है। इसमें जस्ट कॉजेंस एक टर्म यूज़ किया गया था और जस्ट कॉजेंस ऐसे नॉर्म्स होते हैं जिसमें डेरोगेशन परमिटेड नहीं होता, जिसमें आप चेंजेस नहीं ला सकते, और अगर चेंजेस लाने ही हैं तो एक उसी सिमिलर लेवल का आपको सब्सिक्वेंट नॉर्म करना होगा जिसका सेम करेक्टर होगा, तभी उसमें अमेंडमेंट लाया जा सकता है, अदरवाइज़ नहीं। तो ये आर्टिकल 53 भी पूछा जाता है। और इस आर्टिकल 53 में क्या कहा गया है, जस्ट कॉजेंस, और इसका मीनिंग भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये भी पूछा जाता है कि अगर इसमें हमें चेंजेस करने हैं तो कैसे करने होंगे। तो इट कैन ओनली बी मॉडिफाइड बाय द सब्सिक्वेंट नॉर्म हैविंग सेम करेक्टर। एग्जैक्ट यही वर्ड्स पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब इसमें सेकंड सोर्स जो आता है वो था इंटरनेशनल कस्टम, आर्टिकल 38 क्लॉज 1 क्लॉज बी। इसमें सबसे पहले तो एक डेफिनेशन पूछी जाती है स्टार की, कि कस्टम बिगेन्स वेयर यूसेज एंड। ये डेफिनेशन याद रखनी है। और इसके कुछ 2 इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं। पहला केस है पोर्तुगीज वर्सेस इंडिया, नाम याद रखना है, इसका केस का ईयर भी याद रखना है, 1960। और इस केस में जो पोर्तुगीज था वो इंडिया की टेरिटरीज़ पे राइट टू पैसेज मांग रहा था। तो पोर्तुगीज को ये वाला राइट दे दिया गया था क्योंकि ये कस्टम के अकॉर्डिंग उसको मिला हुआ था पहले से भी।
लेकिन कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि आप इस रास्ते से जा सकते हैं, लेकिन ये वाला जो राइट टू पैसेज मिला है ये आप आर्म्स को कैरी करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो एक तो ये केस है इसमें। दूसरा है जर्मनी वर्सेस डेनमार्क। केस का ईयर है 1969 और इस केस को नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ केस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भी ये हेल्ड हुआ था कि अगर कोई भी पार्टी क्लेम करती है कि वो ये कस्टम फॉलो करती है, उस कस्टम के अकॉर्डिंग उसके कुछ राइट्स बन रहे हैं, तो उसी पार्टी को कस्टम्स प्रूव भी करने पड़ेंगे। एक ये चीज़ इसमें बताई गई थी। और सेकंड कॉन्सेप्ट जो इसमें आया था वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी बियॉन्ड लॉ फॉलोज, कि लॉ से ऊपर भी कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी आता है जिसको सबसे पहले फॉलो किया जाए। तो ये दो केस इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। केस के नाम, ईयर और इसमें कीवर्ड में क्या हेल्ड हुआ था ये याद रखना है। फिर जो थर्ड सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ आता है वह है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय द सिविलाइज्ड नेशन, आर्टिकल 38 क्लोज 1 क्लोज सी। इसके अंदर 3 ऐसे लॉज आते हैं जो रिकॉग्नाइज्ड किए हैं सिविलाइज्ड नेशन ने। फर्स्ट इज़ लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, सेकेंड इज़ रेस जुडिकाटा और थर्ड इज़ स्टॉपल। लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में आता है कि जब किसी टेरिटरी को अगर एक्वायर कर लिया है एडवर्स पोजेशन के बेसिस पर, जैसे जो लिमिटेशन एक्ट में भी कॉन्सेप्ट है, अगर कोई भी पर्सन किसी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे रहता है कुछ सालों तक और उस पर जो दूसरी पार्टी का एक्चुअली में राइट था, वो उसे पता है कि दूसरी जो पार्टी है उसने इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर अपना कब्ज़ा कर लिया, लेकिन वो तब भी कुछ नहीं बोलती और इस तरीके से उसका जो दूसरी पार्टी है उसका वो होल्ड जो था उस प्रॉपर्टी पे वो कंटिन्यूसली बहुत सारे सालों तक चलता रहता है। वो पीसफुल है, दूसरी पार्टी प्रोटेस्ट भी नहीं कर रही और बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम भी हो चुका है। जैसे लिमिटेशन में इंडिया में 12 साल माना जाता है, तो फिर वो प्रॉपर्टी मानी जाती है कि दूसरे पर्सन की हो जाती है। इसमें 2 केस लॉज भी आते हैं। एक तो है आइलैंड ऑफ पाल्मास केस 1925 का, यूएसए और नीदरलैंड का ये केस। तो इसमें नीदरलैंड की जीत हुई थी। नीदरलैंड के पास एक आइलैंड था और उसने वो इसी बेसिस पर क्लेम किया हुआ था क्योंकि वो बहुत टाइम से वहाँ पे अनडिस्प्यूटेड तरीके से क्लेम कर रही थी। और फिर यूएसए आती है और यूएसए बोलती है कि ये जो आइलैंड है ये तो हमने डिस्कवर किया है, तो ये आइलैंड हमारा हो जाएगा। बट कोर्ट ने जो यूएसए था उनका क्लेम रिजेक्ट कर दिया और नीदरलैंड का क्लेम माना था ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। सेकेंड केस आता है इसमें ईस्टर्न ग्रीनलैंड केस, जो कि 1933 का केस है और ये डेनमार्क वर्सेस नॉर्वे में था। इसमें डेनमार्क की जीत हुई थी। डेनमार्क ने ईस्टर्न ग्रीनलैंड को क्लेम किया था ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन और उसके ऊपर सॉवरेनिटी क्लेम की थी और उसमें नॉर्वे का क्लेम को रिजेक्ट कर दिया गया था। नॉर्वे ने सेम यही कहा था, डिस्कवरी के बेसिस पे उस पर क्लेम किया था कि ये आइलैंड तो हमने डिस्कवर किया है, तो ये आइलैंड हमारा होगा। बट डेनमार्क उस पर ऑलरेडी क्लेम कर रही थी बहुत सालों से, तो यहाँ पर भी डेनमार्क को मान लिया गया था उसका ऑनर ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। देन इसमें सेकंड प्रिंसिपल थी रेस जुडिकाटा। रेस जुडिकाटा का मतलब होता है अगर एक केस एक कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है एक किसी भी इशू पर, तो वो सेम केस को दोबारा आप रेज़ नहीं कर सकते, तो वहाँ पर उस पर रूल ऑफ बैन लग जाता है रेस जुडिकाटा से। इसमें भी केस लॉज आते हैं। सबसे पहला केस लॉ आता है शार्गो फैक्ट्री केस। इस केस का नाम याद रखना है और इस केस को इंडेमनिटी केस के नाम से भी जानते हैं और रिपेयरेशन केस के नाम से भी जानते हैं। 1928 का केस है और जर्मनी वर्सेस पोलैंड का है। इसमें कोई केस था जो जर्मनी और पोलैंड के बीच में डिसाइड हो गया था और इसमें जो पोलैंड थी वो दोबारा से पहुंच जाती है, उसी सेम इशू को रेज़ कर देती है कोर्ट के सामने, तो उसकी जो प्ली थी वो रिजेक्ट हो जाती है और जर्मनी की प्ली एक्सेप्ट हो जाती है कि ये केस एक बार ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, दोबारा से इस केस को ओपन नहीं किया जाए। इसके बाद थर्ड प्रिंसिपल आता है लॉ ऑफ एस्टॉपल। इसका मतलब होता है कि अगर एक पार्टी ने कुछ पॉइंट्स रेज़ कर दिए हैं किसी भी कोर्ट के सामने, तो फिर वो जो पॉइंट्स उसने रेज़ किए थे उनके अगेंस्ट अब नहीं जा सकते, उनके इनकन्सिस्टेंट वो अब दोबारा से कुछ भी रेज़ नहीं कर सकती, एविडेंस नहीं दे सकती। वहाँ पे रूल ऑफ एस्टॉपल लग जाता है जब उसने एक बार कुछ फैक्ट्स को एक्नॉलेज कर लिया था। इसमें जो केस लॉ आता है वो होता है टेम्पल ऑफ प्रीविहार, 1962 का केस है, कंबोडिया वर्सेस थाईलैंड के बीच। इसमें एक टेम्पल पे डिस्प्यूट होती है। उस टेम्पल पे कंबोडिया थी, वो उस टेम्पल को अपना मानती थी काफ़ी टाइम से। देन उस टेम्पल की वो एक टेम्पल टूरिस्ट अट्रैक्शन बन जाता है कंबोडिया के लिए और उसको एक तरीके से हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर कर दिया जाता है। तब वो आती है हमारी इसमें थाईलैंड आता है और वो ये कहता है कि ये तो हमारी उस पर हमारी कंट्री के अंदर आता है, तो इस पर हमारा रूल होना चाहिए। तो यहाँ पर कोर्ट ने रूल ऑफ एस्टॉपल लगाया था कंबोडिया उसके ऊपर, थाईलैंड के ऊपर, कि अब ये जो टेम्पल है ये इसकी सॉवरेनिटी कंबोडिया के पास है और थाईलैंड को बोला कि भाई अपने जो आर्म्स हैं उनको रिमूव कर लो, और कोर्ट ने प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल के बेसिस पर कंबोडिया के क्लेम को इस पर रेलिवेंट माना था।
देन लास्ट हमारा आता है डिसीजन ऑफ जुडिशियल एंड जुरिस्टिक वर्क। इसमें इस तरीके के कोई भी केस लॉज नहीं है, बस यहाँ पे ये याद रखना है कि ये 4th नंबर पे आता है और 38 क्लोज 1 क्लोज टी के अंदर। देन इसके बाद आता है 38 क्लोज 2 जो हमने देखा था एक्स एक्यूटो इट बोनो, इसके बेसिस पर भी केस को डिसाइड किया जा सकता है। इसमें है कि इंटरनेशनल कोर्ट डिसाइड कर सकता है डिस्प्यूट को बाय गोइंग आउटसाइड द परव्यू ऑफ लॉ, अगर ऐसी पावर खुद पार्टीज़ ने, जो डिस्प्यूटेड पार्टीज़ हैं केस की, उन्होंने खुद से ऐसी पार्टी एग्रीमेंट में अपने कन्फर्म की थी या फिर कोर्ट से कह दिया था। इसमें 2 केसेस इंपॉर्टेंट आते हैं, जाइलम केस जो कोलंबिया वर्सेस पेरू के बीच में हुआ था 1950 का, और एक है एसएस लोटस केस 1927 में फ्रांस वर्सेस टर्की का। तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के जो सेकंड टॉपिक था उसमें यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी और यहीं से क्वेश्चन बने हैं यूजीसी नेट के पेपर में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टॉपिक नंबर 3 रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट एंड द गवर्नमेंट। तो यूनिट 3 में जो